हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी बढ़ती तकनीकों को देखते हुए हमारे सामने एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि और किन किन चीज़ों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हाल ही में आपने चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, ये सभी टेक्स्ट को जनरेट करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है, पढ़ा है, कई सारे सेशंस में, वीडियोज़ में देखा है। क्या एआई का उपयोग रक्षा तकनीक में भी हो सकता है? ऐसे कई सारे सवालों को टटोलने के लिए जो भारत की आर्मी है, इंडियन आर्मी, या हम कहें भारत का रक्षा विभाग है, भारत का रक्षा मंत्रालय है, इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर चुका है और एआई से संबंधित जितने उन्नत हथियार और टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं उसको डिफेंस के सेक्टर में यूज़ करने का प्रयास शुरू कर चुका है। तो आज के इस डिस्कशन में भारतीय सेना ने किस तरह से एआई तकनीक को अपनाना शुरू किया है, इसकी एक जानकारी आपको मिल सके, इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जीएस पेपर 3 में अगर आप देखोगे तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन के अंतर्गत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो भी मेंशन है। तो जब आप उस खंड को पढ़ते हो तो अब नया क्या है, क्योंकि यूपीएससी अब आपसे हमेशा नए की डिमांड करता है, और नया भी वह जो करंट अफेयर में चल रहा हो। और करंट अफेयर क्या है? जो भी नई तकनीक हम अपना रहे हैं, देशज स्तर पर उसका विकास कर रहे हैं, वो सभी सेक्शन आपके लिए परीक्षा के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुलनात्मक रूप से उन सेक्शन के जो आपने पारंपरिक विषयों के रूप में, मान लीजिए मिसाइल तकनीक प्रणाली है, उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए। जो आज तकनीक उन्नत की गई है या फिर जो आज के समय में मिसाइल अपनाई गई है, वो अग्नि सीरीज की हो या ब्रह्मोस हो या कोई अन्य सीरीज हो, है ना। तो सवाल वही पूछा जाता है जो चर्चा में होता है, खासतौर से जीएस पेपर 2 और 3 के अंतर्गत। तो इसी तरह से एक टॉपिक आज के डिस्कशन के लिए हमने लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारतीय सेना के भविष्य के युद्ध की तैयारी। तो किस तरह से आने वाले समय में हमें जो पारंपरिक युद्ध है वह बदलता हुआ दिखाई देगा। जब से परमाणु हथियारों का उपयोग, मैं हम कहें 1945 के बाद से हमने युद्ध के स्तरों पर करना शुरू किया, या अमेरिका ने जब से इसकी शुरुआत की, तब से सभी देशों के पास इस तकनीक को प्राप्त करने की होड़ लग गई। लेकिन आप उसके बाद देखते हैं कि आज भी परमाणु युद्ध नहीं हुए हैं और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध शुरू हुए तो फिर जो युद्ध की स्थितियां हैं वो बचेगी नहीं। पृथ्वी पर कोई भी देश, या हम कहें जनसंख्या उतनी बचेगी ही नहीं कि दोबारा से युद्ध लड़ सके। लेकिन फिर भी जो परंपरागत युद्ध है आज के समय, उसमें तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है, और तकनीक में भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग बढ़ चुका है। तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन चीज़ों में कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये आज का सवाल होगा। तो खबरों में इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निगरानी प्रणाली को तैनात कर रही है, और सबसे संवेदनशील बॉर्डर भी यही है जहां पर हम इसको तैनात करेंगे। तो इस टॉपिक में और कौन कौन से खंड हैं जिस पर कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो पहले तो यही होगा कि एआई क्या है, क्योंकि हम एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बेसिक जानकारी कि एआई के बारे में एटलीस्ट आपसे अगर 2 लाइन में लिखने के लिए कह दिया जाए तो आप बेसिक चीज़ में, बेसिक स्ट्रक्चर में उसको एक्सप्लेन कर पाओ। अगला यह है कि एआई का उपयोग हम कर रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, आपको कौन कौन से ऐसे विषय दिख रहे हैं जहां पर आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, अगला क्या है, भारतीय सेना में इसको किस तरह से हम यूज करना शुरू कर रहे हैं, इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी नई चीजें, नए नाम आपको सुनने को मिल सकते हैं। एआई रक्षा एकीकरण में चिंताएं क्या हैं, अब हम इसको लाना तो चाह रहे हैं लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका हमें सामना करना है। इश्यूज वाला जो मुद्दा वाला है पार्ट इसका, और अंत में एक निष्कर्ष और एक प्रश्न रहेगा आपके लिए जो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर एआई से जुड़ी हुई जो निगरानी प्रणाली है ना, सर्विलांस सिस्टम है, उसको डेवलप कर रहा है और उसको तैनात कर रहा है। हमारी अगर आप सीमाओं को देखेंगे तो कई सारे देश ऐसे हैं जिनसे हमारी सीमाएं लगती हैं। एक बार आप चाहें तो इस मैप पर निगाह डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप भारत और चीन की सीमा देखोगे तो आमतौर पर भले ही हमारे पास ये कंट्रोल में ना हो आज के समय में ये वाला एरिया, लेकिन फिर भी ये है तो हमारी ही सीमा। ठीक है, तो हमारी सीमा अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको चीन के साथ लगती हुई दिखेगी। इतना बॉर्डर इधर है लद्दाख वाले क्षेत्र में। उसके बाद अगर आप पूर्व की ओर जाओगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश का एरिया, और जहां तक अरुणाचल प्रदेश है, और उसके बाद सिक्किम का एरिया आपको यहां मिल जाएगा, क्योंकि इधर का जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत का, वहां पर म्यांमार भी आता है। तो ये लगभग 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा है। ठीक है, और अगर आप भारत और पाकिस्तान की सीमा को देखो
तो आपको कितना एरिया दिखेगा, इधर लद्दाख वाले एरिया से आप यहाँ से शुरू करोगे और आपको ये कुछ इस तरह से राजस्थान से होते हुए फिर गुजरात वाला बॉर्डर तक आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये है 3323 किलोमीटर की सीमा। तो आप देख पाओगे कि लगभग बड़ी सीमाएं हैं जो हम यहाँ पर शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी सीमा अगर हम किसी देश के साथ शेयर करते हैं तो वो है बांग्लादेश, यानी 4096.7 किलोमीटर के आसपास जो मंत्रालय है, मंत्रालय से जुड़ा हुआ डेटा है होम मिनिस्ट्री का। उसके अलावा अगर आप नेपाल का देखो तो लगभग 1751 किलोमीटर के आसपास जो बॉर्डर है हम नेपाल से शेयर करते हैं। वह क्षेत्र जो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन हमारे नक्शों में है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा, वो लगभग 106 किलोमीटर की है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप भारत और भूटान की सीमा देखोगे तो 699 किलोमीटर, और भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर के आसपास है। इतनी बड़ी सीमाई इलाकों में जहां पर हमारे प्रमुख बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो मेनली पाकिस्तान और चीन है। ठीक है, तो इनके साथ में, अच्छा ये यहाँ पर भी है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब इतने बड़े एरिया में हमें सर्विलांस करना है, हमें घुसपैठों को रोकना है, आतंकवादी गतिविधियों को, उग्रवादी गतिविधियों को रोकना है, जो आमतौर पर लद्दाख वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती हुई दिखती हैं। तो इनको हम कैसे रोक पाएंगे? इसके लिए हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मानव बल की तैनाती करनी होगी, कैमरे लगाने होंगे। इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हमें दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे कैमरे लगा दें जो एआई द्वारा संचालित हों और एआई द्वारा एनालिटिक्स उसमें प्रदान किया जाए, तो जब भी वहाँ पर ऐसी कोई भी गतिविधि घटित होगी तो हमें उसके बारे में पहले ही सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल 140 एआई आधारित प्रणालियों को हमने यहाँ पर तैनात करना शुरू किया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर वो निगरानी कर सकेंगी और डेटा का विश्लेषण कर सकेंगी। मान लीजिए कोई कैमरा लगा है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति गुजर गया, अगर वहाँ पर आपका सर्विलांस करने वाला कोई सिपाही मौजूद है या फिर कोई आपका सैनिक मौजूद है तो वो देख लेगा उसको। मान लीजिए उस वक्त वो नहीं देख रहा है और कोई गुजर गया, या आपके रिकॉर्डिंग्स में से कोई लोग निकल गए, वहाँ पर कोई निगरानी नहीं कर रहा है उस वक्त, तो वो डेटा आप कैसे बाद में एनालाइज कर पाओगे? तो ऐसे कई सारे सिस्टम हैं जो हमने डेवलप किए हैं आज के समय में, और उसके माध्यम से फिर कभी भी मान लीजिए पिछले 24 घंटे के अंतर्गत रिकॉर्डिंग में या लाइव में से कोई भी अगर गुजरा होगा तो आपका जो एआई सिस्टम है उसको पहचान करके, हथियार हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सैन्य उपकरण हो सकता है, ठीक है, कोई मिसाइल हो सकती है, उन सभी का पता लगा करके आपको पहले से ही चेतावनी देना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पर इसका यूज देख पाओगे। तो इसमें हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे, सेंसर, मानव रहित यूएवी फीड और राडार फीड जैसी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। जैसे कि अगर आप देखो हमारा बॉर्डर या कई क्षेत्रों पर इस तरह से तारों से बना होता है जहाँ पर कोई चढ़ ना पाए, दीवार के आर पार ना पाए। ठीक है, और हमारी सैन्य टुकड़ी अक्सर समय समय पर वहाँ के पास से गुजरती रहती है और निगरानी रखती रहती है। लेकिन फिर भी आवश्यक होगा कि जिस समय ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हम ऐसा कोई ड्रोन उड़ाएं या ड्रोन के जरिए निगरानी कर सकें। ठीक है, कुछ कैमरों को लगाएं वहाँ पर। जैसे आप ये देखोगे, ये एक बॉस सिस्टम है जो भारत ने लगाया है बॉर्डर एरियाज के लिए सर्विलांस सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक राडार है, कैमरे लगे हैं, ये पहले से डिटेक्ट कर लेगा, स्मार्ट सिस्टम है, पता लगा लेगा कि कोई व्यक्ति जा रहा है या वहाँ से आ रहा है। तो कैमरों का उपयोग हम वहाँ पर करने जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से हमें डेटा कलेक्ट करना है। कई सारे ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे अलग अलग क्षेत्रों से। ठीक है, और उसको प्रोसेस कर पाएंगे कहीं तेजी से, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और श्रम साध्य काम होता है। ठीक है, इसके अलावा प्राथमिक लक्ष्य और कौन कौन से हैं? सीमाओं पर अनधिकृत प्रवेश का हम पता लगा सके, मतलब ऐसा ना हो कि बिना जानकारी की कोई व्यक्ति सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, जैसा भी हमने गाजा वाले बॉर्डर में देखा था। हालांकि अभी जब इसकी लिमिटेशंस पर आएंगे तब हम उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अधिक प्रभावी सीमा सुरक्षा के लिए संभावित जो लक्ष्य हो सकते हैं उनको भी हम वर्गीकृत कर पाएंगे कि और कैसे हम इस सिस्टम को एडवांस कर पाएँ। कैमरे लगा दिए, ड्रोन लगा दिया, क्या कोई रोबोटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कोई रोबोट वहाँ छोड़ सकते हैं, यूएवीज वहाँ पर लगा सकते हैं। जो यूएवी का मतलब क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो छोटे छोटे प्लेन्स की तरह होते हैं, वो किसी तरह के हथियारों को भी लेकर के जा सकते हैं, धमाका भी कर सकते हैं और निगरानी भी कर सकते हो। उसमें आप कैमरा भी लगा सकते हो, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर गलती से किसी शत्रु की सेना ने उस पर हमला कर भी दिया तो उससे किसी भी
जान माल का नुकसान, हमारे सैनिकों का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। तो एआई क्या है, पहला सवाल ये होगा जिसका हम उपयोग करने की इतनी सारी बातें कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है, इस पर मैंने कई बार बात की है, एक बार फिर से इसको क्लियर करता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्द हैं, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमत्ता जो शब्द है या कृत्रिम जो बुद्धि शब्द है, वो मानव के तर्क विश्लेषण को प्रस्तुत करती है या इसकी व्याख्या करती है कि मनुष्य जिस तरीके से चीजों को ग्रहण करता है, देखता है, सीखता है, उस पर तर्क लगाता है, उस पर निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक है, फिर एक प्रतिक्रिया देता है, तो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो इसी तरीके से जैसे मानव बुद्धि कार्य करती है, वैसे ही क्या हम मशीन्स को ट्रेन कर सकते हैं कि वो मानव बुद्धि की तरह कार्य करे। ठीक है, यहां से ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो अवधारणा है वो जन्म लेती है। और मशीन्स को इन बातों को सिखाने के लिए और लॉजिक डेवलप करने के लिए और उसी तरह से रिस्पॉन्स देने के लिए हम ट्रेंड करते हैं, और इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों उस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब भी कभी ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर पाएँ, ठीक है, उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। हालांकि इसके भी अलग अलग स्तर पर कई सारे चरण हैं, कई सारे प्रकारों में आप इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी हो सकती है जिससे आप टेक्स्ट को जनरेट कराएं, आप उससे कहें कि भाई मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम मुझे जवाब दो। जवाब देने के लिए वो क्या करेगा, डेटा सेट पर आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, जिसका उदाहरण आपने चैट जीपीटी को देखा है, इस पर बहुत बात हुई है। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर चैट जीपीटी 3.5 देखा, 4 आ गया है। अभी इस पर गूगल बार्ड भी काम कर रहा है, उससे भी आप सवाल पूछ सकते हो, उससे आप इमेजेस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ये इमेज है। अब जो जनरेटिव मॉडल है उनसे आप कुछ आर्टिस्टिक टाइप की चीज़ें बनवा सकते हो, आप कोई कलाकृति बनवा सकते हो, आप कोई ह्यूमन का नया चेहरा बनवा सकते हो। तो एक टाइप यानी एक सेगमेंट इसका ये है। दूसरा सेगमेंट इसका सुरक्षा में उपयोग किया जा सकता है, जिसकी क्षमताओं का दोहन करने से जुड़ा हुआ प्रयास आपको भारतीय सेना के द्वारा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना पहली बार ऐसा कुछ करने जा रही है, हमसे कहीं पहले अमेरिका, इजराइल और चीन जैसी सेनाएं, यानी चीन जैसे देशों की सेनाएं इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा प्रयास और प्रयोग पहले ही कर चुकी हैं। हमारा सिस्टम या हमारा जो तकनीक है इस क्षेत्र में थोड़ी सी देर से डेवलप होनी शुरू हो रही है, लेकिन फिर भी आज के समय हमने इसको एब्जॉर्ब करना या इसको ग्रहण करना शुरू कर दिया है, इसकी आवश्यकता को समझ लिया है। ठीक है, इसलिए हम इसका उपयोग करना शुरू कर रहे हैं। तो रक्षा में इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, अब ये पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम समझ गए, आप डिफेंस में इसका कैसे कैसे यूज करोगे। ये प्रश्न आपसे हो सकता है प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यू के स्तर पर भी पूछा जाए। तो पहला पॉइंट आप बोल सकते हो कि ट्रेनिंग के लेवल पर हमें पहले लोगों को एआई से जोड़ना होगा। ठीक है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि भाई चीजें हैं क्या। तो सैनिकों के लिए एआई संचालित प्रशिक्षण सिमुलेशन सबसे पहला हम उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल रियलिस्टिक प्रशिक्षण के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर और वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप एक सवाल पूछोगे सर ये एआर वीआर शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो ये क्या होता है, सिमुलेशन तकनीक क्या होती है। जैसे आप प्लेन उड़ा रहे हैं, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप असली प्लेन में बैठ जाएं, उसको उड़ाना शुरू करें और सीखें। तब संभावना ये भी है कि दुर्घटना हो जाए, या अगर आप हो सकता है आपको युद्ध कलाएं सीखनी है, तो आप या तो असली युद्ध में जाकर के सीख सकते हैं, तब आपके हारने की संभावना या मरने की संभावना ज़्यादा होगी। दूसरा तरीका आप ये हो सकता है कि इस तरह से बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर, जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, कुछ वैसा ही गेम जैसा एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा और एक प्लेन होगा। ठीक है, प्लेन की विंडो से जैसा आपको दिखता है सेम वैसा ही इस विंडो से आपको दिखेगा। जो कंट्रोल्स प्लेन में आपके सामने होते वही कंट्रोल्स यहाँ होंगे। ठीक है, तो आप एकदम असली माहौल का प्रयोग करते हुए उस तकनीक को सीख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर बिना घायल हुए, बिना किसी को क्षति पहुँचाए हुए, बिना कोई आर्थिक नुकसान किए हुए, बिना उस प्लेन को क्रैश किए हुए, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर सीख पाओगे और कई बार उसको प्रयोग कर पाओगे। तो ऐसा ही एक यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखो कि कई सारे जो सैनिक हैं यहाँ पर एक हेडसेट पहने हुए हैं जो वर्चुअल रियलिटी दिखाता है। जैसे आपने मेटा का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जो मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, वो एक मेटावर्स बनाने जा रहे हैं। मेटावर्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने एक हेडसेट पहन लिया, उसके बाद आपको सब कुछ उसके अंदर ही दिख रहा है। अंदर कैसे दिख रहा है, जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी के लिए स्क्रीन आपसे थोड़ा दूर है, आप मान लो उस स्क्रीन को आपने यहाँ पहन लिया, अब भी आपको मूवी दिखेगी, लेकिन अब वहाँ पर चीज़ें आपको 3D में दिखेंगी और ऐसा लगेगा कि आप वाकई उस जगह पर खड़े हुए हो, क्योंकि आसपास जिसने जिसने उस सिस्टम को पहना होगा वो सभी आपके पास प्रेजेंट होगा।
हालांकि तकनीक थोड़ी सी एडवांस है, जब आप इस तकनीक को खुद से यूज़ करेंगे तब आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। फिर भी आज के समय जो VR हेडसेट है वो काफ़ी समय से आ रही है, आप चाहो उसको पहनकर कभी देखो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आप 3D वर्ल्ड में बैठे हुए, सब कुछ आपके सामने 3 आयामों में दिख रहा है। तो उसी तकनीक को सिमुलेशन के तहत यहाँ पर उपयोग किया गया है कि आपके सामने आपको लगेगा दूसरा सैनिक खड़ा है, आपने उसको गोली मारी, वो आपको गोली मार रहा है। ऐसी तकनीकों का उपयोग करके सिमुलेशन के जरिए कई सारी सेनाएं हैं जो अपने सैनिकों को ट्रेंड करती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो एक गाड़ी लेकर के लोग गए हैं, इन्हें बिल्कुल युद्ध का माहौल यहाँ होता हुआ दिख रहा है, गोलियां चल रही हैं, गाड़ी ये स्टीयरिंग जिस दिशा में मोड़ेंगे इन्हें लगेगा गाड़ी वहीं मुड़ रही है, बाकी के जो सैनिक हैं वो भी यहाँ पर गोली चलाएंगे, सामने वाला मरेगा, बिल्कुल वीडियो गेम। लेकिन कैसा गेम? जो बिल्कुल असली आपको लगे। ठीक है, तो सैन्य प्रशिक्षण में आजकल इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये आपको UAV उड़ते हुए दिख रहे हैं, जिनका पीछे मैंने जिक्र किया, ये टैंक है जो लेकर के जा रहे हैं। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसमें कोई बैठा नहीं है, फिर भी वो मिसाइल दाग सकता है, वो हमले कर सकता है। ठीक है, ये तकनीकें हैं जो यहाँ पर अपनाई गई हैं। दूसरा क्या है? निगरानी के लिए, यानी अगर आपको डेटा निकालना है, ठीक है, डेटा का एनालिसिस करना है, तो AI के जरिए आप एनालिसिस करवा सकते हैं एक सामान्य स्तर पर डेटा। ठीक है, उसके अलावा आप गैर कानूनी या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, मान लीजिए कोई सिस्टम है, वहां से कोई व्यक्ति गुजरा, कोई आपकी सीमा को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो अलार्म सिस्टम वहां पर लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन सामान्य कैमरों में क्या होगा? वो कुछ नहीं बताएंगे, वो केवल रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन AI क्या होगा? एल्गोरिदम के जरिए उस चीज़ को पहचान लेगा कि ब्रीच किया जा रहा है, उस चीज़ को तोड़ा जा रहा है, सिग्नल दे देगा आपको, है ना। एक एडवांस सिस्टम आप कह सकते हैं, एक और मनुष्य के जैसा दिमाग वहां बैठ करके आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी की जो लिमिटेशंस होगी वो यही होगी कि कितना एडवांस है ना। तो लक्ष्य पहचानने के लिए AI सक्षम रोबोट और कंप्यूटर विजन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका उपयोग हम निगरानी में करेंगे। अब ये सभी बातें जो लिखी हैं, आप अपने उत्तर लिखते समय इन शब्दों का, इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको केवल समझाने के रूप में इसकी भूमिका निभाऊंगा। अगला क्या है? गोला बारूद और हथियार। AI आधुनिक हथियारों में एकीकृत हो सकता है। कैसे? आपने एक मिसाइल ली है और मिसाइल आपने छोड़ दी, ठीक है, जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पर जाकर टकरा गई। मान लीजिए लक्ष्य वहां से उठा और चल पड़ा, कहीं और की ओर चल पड़ा, यानी आपने एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था या दूसरी मिसाइल को बनाया था, उसके बाद फिर उसने अपनी जगह बदल दी। तो हो सकता है कोई सामान्य मिसाइल, आमतौर पर तो लेजर गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, वो उस दिशा की ओर मुड़ जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी और एडवांस होगी। अब ये पहचान लेगी कि वो रुक गया है, अब वो चलने लगा है, तो मिसाइल उसी हिसाब से अपना पाथ बदल सकती है। ठीक है, और ज़्यादा डिसीजन ले सकती है, उसको और ज़्यादा उन्नत किया जा सकता है AI का उपयोग करके। तो मानवीय हस्तक्षेप के बिना निशाना साधने में सक्षम है। पहले तो ये था कि आपने निशाना लगा करके छोड़ी, अब आपने टारगेट फिक्स कर दिए और छोड़ दिया AI के ऊपर। जब आपने AI से कहा, उसने कहीं से भी बैठ करके निशाने लगाने और मिसाइल्स दागनी शुरू कर दी। ये इसका एक उपयोग हो सकता है। अगला क्या है? साइबर सुरक्षा में इसका उपयोग है, खासतौर से डिफेंस किसी भी देश का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ पर अगर साइबर माध्यम से या कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से सेंध लगा दी जाए तो बहुत ज़्यादा गोपनीय डेटा किसी देश के पास या शत्रु देश की सेनाओं के पास जा सकता है या खुफिया एजेंसीज के पास जा सकता है। तो आमतौर पर खुफिया एजेंसीज ऐसे कई सारे कार्य करती हैं जहां पर वो दूसरे देश की इंटेल को, यानी इंटेलिजेंस को निकालने की कोशिश करती रहती हैं। तो वहां पर AI घुसपैठ का पता लगा सकता है और बचाव कर सकता है, आपको अलार्म दे सकता है। सिस्टम इस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा कि हो सकता है डेटा आपका सिक्योर भी कर दे। तो मशीन लर्निंग से घुसपैठ का पता लगाने की सटीकता और बेहतर हो पाएगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मानव मस्तिष्क वहाँ पर 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वो घुसपैठ की पता लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे कोई चूक हो गई, तो उसमें एक और दिमाग बैठा है आपके साथ। देखिए, चूक फिर भी हो सकती है, कभी भी चूक हो सकती है। जैसी चूक इजराइल के आप केस में देख सकते हो, वो सबसे ज़्यादा उन्नत और परिष्कृत हथियारों और AI तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके पास इंटेलिजेंस में चूक हो गई। लेकिन आप ये मान सकते हो कि जहां आप 50% सुरक्षा इंसानों के माध्यम से सुनिश्चित कर पाते हैं, AI का उपयोग करके आप उसे 80%, 90% तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेशनल जो आपका सिस्टम है, उसमें AI और भूस्थानिक विश्लेषणों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लॉजिस्टिक्स के लिए इनका यूज़ कर सकते हो कि कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ क्या लेकर के जा रहा है, कितनी सामान की आवश्यकता है, कितना सामान पहुँचा है, उसमें कोई गलत तरीके से सामान या हथियार लेकर तो नहीं जा रहा। इसके अलावा मिशन की सफलता के लिए प्रयास, समय और त्रुटियों को भी कम कर सकते हो, यानी जो भी रिसर्च और एनालिसिस का काम है वो आप AI को कुछ हद तक सौंप सकते हो। तो भारतीय सेना में अगर आप AI की बढ़ती तैनाती को देखें तो कुछ चीज़ें हैं जहां पर इनका उपयोग शुरू हुआ है। मतलब पीछे अभी आपने जो समझा वो बेसिकली AI के जितने
एडवांस स्तर पर उपयोग हमें पता है वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ये बताओ कि भारतीय सेना में कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है। तो एआई आधारित रियल टाइम निगरानी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए एआई आधारित जो रियल टाइम सर्विलांस सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किया है। ठीक है, इस सर्विलांस का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो आपको कई तरह की जानकारी दे सकता है। ये बता सकता है कि कहाँ से घुसपैठ होने जा रही है, ठीक है, या फिर आतंकवादी कहाँ से हमला करना चाह रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामिंग बता सकती है। इसके अलावा हाईटेक सैन्य सिमुलेटर का उपयोग कर रहे हैं। अब सिमुलेशन आपको पता चल गया है कि क्या होता है, तो वही यहाँ पर भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसका उपयोग करने की संभावना हम बढ़ा रहे हैं। अभी के समय अमेरिका और चीन जैसी जो सेनाएं हैं वो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करती हैं, और वहाँ से इसलिए आप देखते हो कि उनकी ट्रेनिंग बहुत एडवांस लेवल पर दिखाई देती है। और कई बार जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं हम उनके साथ संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना, या फिर कई और देशों के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, जिसके साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। तो सेनाओं के बीच में जो एडवांसमेंट है वो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें भी देखिए क्या होता है कि कौन सा देश आप पर कितना भरोसा करता है या उसके साथ संबंध आपके कैसे हैं, वहाँ से ही तकनीक वो आपको कितनी देगा ये बातें निर्धारित होती हैं। तो ये थोड़ा सा अलग डिप्लोमेसी का मामला है। अब सैन्य जो भी आपके ट्रेनी आएंगे, रंगरूट यानी ट्रेनी को प्रशिक्षित करने के लिए हाई तकनीक सैन्य सिमुलेटर तकनीक का समावेश किया जाएगा। जैसे ही कोई नया रिक्रूटमेंट होता है, कोई नया सिपाही या सैनिक या अधिकारी भर्ती होता है, तो उसको ट्रेनिंग आप किस तरह से दोगे, उसमें इन एडवांस तकनीकों का यूज़ आप कर पाओगे। इसके अलावा एआई टेक्नोलॉजी के लॉन्चेस अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में कई कार्यक्रम हमें इस दिशा में भारत के प्रयास को बढ़ता हुआ दिखाते हैं। जैसे कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने रक्षा में एआई संगोष्ठी के शुभारंभ के दौरान कई सारी बातें बताई थी। ठीक है, ये जुलाई के आसपास मेरे ख्याल से हुआ था। और इसमें रोबोटिक्स का उपयोग, स्वचालित उपकरणों का उपयोग, खुफिया निगरानी का प्रदर्शन जैसी चीज़ें शामिल की गई थी। और इसी में इन्होंने 75 न्यू टेक्नोलॉजी जो एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उनको भी शुरू किया था। 75 ऐसे एडवांस फीचर्स या ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का शुभारंभ किया था जो हमने अपनाए हैं। हालांकि इनकी लिस्ट इस तरह से नहीं दी जाएगी क्योंकि ये काफ़ी गोपनीय मामले होते हैं और किसी देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि एक एक चीज़ की बात भाई शत्रु को ना पता हो। ठीक है, इसमें एक है वार डेक, इसको वार डेक कहा गया है, यानी वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, दिल्ली में एक निर्मित किया गया है। तो ये इसी तरह सिमुलेशन तकनीक को उन्नत बनाएगा और मेटावर्स जैसा मैंने आपको शुरू में बताया उसके जैसा कुछ गेम प्ले बनाएगा जिसमें आप हथियार लोगे, उठाओगे, गोली चलाओगे, ऐसी चीज़ें। एआई का उपयोग, वीआर का उपयोग यानी वर्चुअल रियलिटी, एआर का उपयोग यानी ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीज़ें शामिल होगी। तो भारत की पहली सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण सुविधा ये जोड़ी गई है। इसके अलावा हमने यूएसए के साथ एक एआई आधारित संवाद यानी डायलॉग विकसित करने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत अमेरिका और भारत मिलकर के एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संवाद कर रहे हैं, यानी एआई का कैसे कैसे डिफेंस में उपयोग कर पाएंगे इस पर बात कर रहे हैं। और संयुक्त रूप से साइबर प्रशिक्षण प्रयासों का विस्तार कर रहे हैं, यानी अमेरिका के वो सैनिक जो एआई तकनीक का इस्तेमाल से जुड़े हैं या साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हैं, वो सभी मिलकर भारत के साथ इस चीज़ को साझा करेंगे, सीखेंगे, एक साथ अभ्यास करेंगे। तो ऐसे समझौते, चूंकि यूएसए के साथ हमारे संबंध इस वक्त बेहतर हो रहे हैं और ये उदाहरण भी है कि हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं। एक तो आप सुनते हो कि हाँ यार संबंध अच्छे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं कैसे हो रहे हैं। अगला क्या है, अग्नि डी नामक एक निगरानी सॉफ्टवेयर है जो हमने डेवलप किया है। अग्नि डी क्या करता है, बेसिकली इसको आप बॉर्डर सिक्योरिटी के लेवल पर समझ सकते हैं। इसको हमने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में निगरानी के लिए तैनात किया है। तो सुरक्षा के लिए एरो इंडिया में अग्नि डी नामक एआई आधारित सॉफ्टवेयर है। ये क्या करेगा, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया है जो बॉर्डर्स पर सर्विलांस कर रहा है, यानी निगरानी कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अब अगर उस बीच में हमारे कैमरों से जो भी हमने रिकॉर्ड किया है उस बीच में कुछ ऐसा गुजरा है, वहाँ से ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई हथियार है, कोई मिसाइल है, तो ये क्या करेगा, उसको पहले से ही रिकॉग्नाइज कर लेगा। वो लाइव रिकॉर्डिंग में चल रहा हो या रिकॉर्डेड में से चल रहा हो, जो आपके पास पहले से रिकॉर्ड हुआ रखा है उसको भी निकाल करके बता देगा और पहचान कर लेगा वाहनों की, टैंक की, हथियारों की या इलीगल एक्टिविटीज़ की, और आपके पास जानकारी या सिग्नल या अलार्म पहुंच जाएगा। अब एआई की तारीफें खूब हो गई, अब इसकी चिंताएं क्या क्या हैं। चिंताएं इस सेंस में ऐसा नहीं कि तकनीक अच्छी नहीं है, चिंताएं इसलिए कि हम कितना उस पर खर्च कर रहे हैं।
तो पहला बजट से जुड़ी हुई बाधाएं हैं। क्या है बजट से जुड़ी हुई बाधाएं? अगर आप भारतीय सेना के द्वारा एआई सेक्टर में किए गए निवेश को देखोगे तो लगभग 50 मिलियन डॉलर के आसपास जो सालाना निवेश है, सालाना खर्च है 50 मिलियन यूएस डॉलर ये कर रहे हैं। अच्छा है, हमारे लिए अच्छा इसलिए क्योंकि हमने पहले ऐसा बजट कभी खर्च नहीं किया, अब हम करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रतिद्वंदियों को देखें, जैसे कि चीन है, ठीक है, जिसके हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसका खर्च इससे लगभग 3 गुना है, 30 गुना है सॉरी, यानी कि आप मान सकते हो 1500 मिलियन यूएस डॉलर। तो उसकी तकनीक कितनी एडवांस होगी, है ना, हमारे हिसाब से। लेकिन फिर भी ये कहना जरूरी है कि हम अपने हिसाब से अपने खर्च को बढ़ा रहे हैं, किसी को देख करके हम अपना पूरा बजट इस क्षेत्र में नहीं डाल सकते। हमारे पास और भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सरकार को बजट खर्च करना होता है। अगला क्या है, निगरानी पर अति निर्भरता हम नहीं रख सकते, क्योंकि उन्नत निगरानी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता अगर हम रख करके शांत होकर के बैठ गए, ठीक है, तो ये नहीं आप कह पाएंगे कि वो एकदम 100% एक्यूरेट है। जैसा कि अब मैं उस उदाहरण को देता हूं, इजराइल में हमास का जो हमला था, उनके पास बॉर्डर फेंसिंग थी, उनके पास हाईटेक अलर्ट थे, ठीक है, उनके पास हाईटेक यूएवी थी, उनके पास हाईटेक सिक्योरिटी है, राडार सिस्टम है, उसके बावजूद उस हमले को वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, या उनके पास उससे जुड़ा हुआ इंटेल नहीं पहुंचा, है ना। तो वो अपने एआई सिस्टम पर निर्भर थे। लेकिन अगर नहीं वो पहुंचा तो क्या कर सकते हैं कि इसको अचूक नहीं मानेंगे, और वहां पर ह्यूमन ब्रेन्स का होना जरूरी है। कई सारे अगर आप सैन्य अधिकारियों का इस मामले पर बयान देखें या उनका इस पर दृष्टिकोण देखें, तो वो भी इस बात को कहते हैं कि ह्यूमंस को आप पूरी तरीके से हटा नहीं सकते, आप एआई का यूज कीजिए, लेकिन वहां पर ह्यूमन ब्रेन भी उसको संचालित करने के लिए होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी होगा कि हम उन्नत तकनीकों को अपनाएं, लेकिन ह्यूमंस के सपोर्ट में वो कार्य करें, ह्यूमंस के लिए कार्य करें, ठीक है। इसके अलावा एक और चिंता ये भी है कि अगर हम इसको कैसे एकीकृत करेंगे, तो आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों की जटिलता, जैसे उग्रवाद और आतंकवाद की गतिविधियां कहीं पर बढ़ रही हैं, तो मामले कई बार इतने पेचीदा होते हैं कि किस व्यक्ति को आपको पहचानना है, कौन उग्रवादी आतंकवादी है, कहीं भीड़ में या कहीं बड़े क्षेत्र में, इस पे आपको समस्या आएगी एआई के माध्यम से, क्योंकि एआई मनुष्य के अभी तक इतना समरूप नहीं पहुंचा है, मनुष्य के जैसे इतना एक्यूरेट नहीं हुआ है कि आप उस पर पूरी तरह से भरोसा कर पाएं, ठीक है। तो इस तकनीक में आतंकवाद या उग्रवाद विरोधी अभियानों में कई बार सूक्ष्म परिस्थितियां होती हैं, उसका अवलोकन मनुष्य ही कर पाएगा, और मानव व्यवहार की सूक्ष्मताओं की व्याख्या अभी ये इतना बेहतर नहीं कर पा रहा है। ऐसे में एआई पर पूरी तरह से निर्भर हम नहीं हो पाएंगे। ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये इतनी एडवांस या एक्यूरेट हो जाए, बावजूद इसके ये बात अभी भी कही जा सकती है कि जब तक हम इसमें चेतना का विकास नहीं कर देंगे, देखिए ये इसके बहुत एडवांस लेवल की बात है, जिस तरह से मनुष्य में चेतना है वो अच्छे और बुरे को खुद से समझ पा रहा है। अभी तो ऑटोमेशन की बात है कि एआई को आपने एक प्रोग्राम पढ़ा दिया ए से सी तक, यानी कि आपको निगरानी करनी है, 4-5 मिसाइलें डिटेक्ट करनी और हमें बता देना, वो इतना कर रहा है। आपने उसमें जब कॉन्शियसनेस आप उसमें डेवलप कर दोगे, तो फिर उसका मन होगा देखना है, मन नहीं होगा नहीं देखना है। जैसे एक इंसान कर सकता है, इंसान की प्रवृत्ति की तरह उसकी भी प्रवृत्ति हो सकती है, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकता है, दूसरे वाले को नींद आ रही है, दूसरा वाला उसको मना कर रहा है, ये प्रवृत्तियां मतलब जैसे एक इंसान सोच सकता है। हालांकि अभी चेतना के स्तर पर एआई का डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर वैश्विक स्तर पर अभी भी असहमतियां हैं, यानी विश्व इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि हम उतना ही एआई को डेवलप करें जितना वो अंततः मानव प्रजाति के लिए खतरनाक ना हो। वो भले ही सेनाओं के स्तर पर हो, सुरक्षा के स्तर पर हो, भाई एक के लिए सुरक्षा दूसरे के लिए हमला भी तो है। अगर हम चीन के लिए सुरक्षा या चीन हमसे सुरक्षा करना चाह रहा है, तो दूसरे के प्रति हमले के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि तकनीक दोनों तरह से यूज की जा सकती है, डिफेंस और ऑफेंस, है ना। तो इस हिसाब से भी आपको इस टॉपिक पर नजर बना करके रखनी चाहिए। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि देश में सैन्य तैयारी में इसका उपयोग किया जाना जरूरी है। सुरक्षा क्षमता में वृद्धि के लिए एआई, इंटेलिजेंस, ड्रोन सिस्टम और ऑटोमेटेड हथियार सिस्टमों का भी हम उपयोग कर रहे हैं, और एक बड़े डिजिटल परिवर्तन का दौर है जहां पर हम अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, भारतीय सेना में एआई अपनाने की चुनौतियों को हमें दूर करना होगा, जैसे बजट से जुड़ी चुनौतियां हैं या इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमें इंडिजिनसली यानी देशज स्तर पर और रिसर्च की आवश्यकता है। इसके अलावा एआई एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका युद्ध का परिवेश बदल देने की क्षमता है, और मानव तत्व के महत्व में वृद्धि की भी क्षमता है। यानी एआई का जो देश आज के समय इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो बाकियों की तुलना में अपने आप में कहीं पीछे खड़े नजर आएंगे आपको कुछ समय के बाद। इसलिए भारत ने इसका उपयोग करना शुरू किया है, और ये बहुत ही अच्छा कदम है, ठीक है। चलिए अब एक सवाल क्या है,
भविष्य के आधुनिक युद्ध के लिए एआई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एआई पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर के चिंताएं हैं और इसका आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो मुझे लगता है कि पिछले पूरे सेशन में मैंने इसका आलोचनात्मक विश्लेषण किया है, तो आप 150 शब्द में इसका उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशल सेशन के बारे में मैं आपको हमेशा जानकारी देता हूँ, आप आज भी जुड़ सकते हैं और आने वाले समय में जो भी स्पेशल कक्षाएं हैं वहाँ पर आप लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। इस विषय से जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका जवाब अगले सेशन में या स्पेशल क्लासेस में देने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, शुक्रिया।